हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। करेक्ट, क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का इन्वॉल्वमेंट है। अभी इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। करेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है मतलब जिसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, सो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अभी फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है? अराइल क्लोराइड्स। ओके, aryl chlorides and bromides can be prepared by direct halogenation of benzene and its derivatives through electrophilic substitution reaction. It may be conveniently carried out in dark at ordinary temperature in presence of suitable Lewis acids. Lewis acids मतलब electron pair acceptor like iron FeCl3 और anhydrous AlCl3। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे बेंजीन है। ओके, सो ये बेंजीन है और इसका आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट हैलोजनेशन उन्होंने बोला है। तो डायरेक्ट हैलोजनेशन मतलब आपने Cl2 लिया है। सो इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करके लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, दैट Cl एंड Cl। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? अभी उन्होंने बोला है कि आप कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट ले लीजिए और आपको ये डार्क में रिएक्शन करना है। सो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि आप लेविस एसिड कैटलिस्ट उन्होंने बोला आयन यूज़ कर सकते हैं, आप FeCl3 यूज़ कर सकते हैं, आप AlCl3 यूज़ कर सकते हैं आप। सो ये डिफरेंट कैटलिस्ट अगर आप यूज़ करोगे तो उनका यूज़ क्या है? सो बेसिकली उनका यूज़ है कि जो ये आपका हैलोजन है दैट इज Cl2, व्हेन इट विल रिएक्ट विथ FeCl3 और कैटलिस्ट, देन आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलता है Cl प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा FeCl4 और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं क्या जनरेट हुआ है। सो यहाँ पे जनरेट हुआ है आपका ये Cl प्लस एंड दैट Cl प्लस इज़ नथिंग बट योर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी क्या जनरेट होने वाला है? इनडायरेक्टली Cl प्लस जनरेट होगा एंड दैट Cl प्लस विल अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। ओके, और वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज क्लोरोबेंजीन। ओके, प्लस आपको क्या मिलेगा? प्लस आपको मिलेगा HCl। सो इसका नाम क्या है? सो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ओके, सो आपको क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल गया। सेम ऐसे ही अगर आप ब्रोमिनेशन करोगे, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर रहे हो आप, तो वहाँ पे भी सेम आपको ऐसे ही मिलेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्लोरीन लिया है, बस वहाँ पे आपको Br एंड Br लेना है, प्लस आपका जो कैटलिस्ट होगा इट विल बी FeBr3 एंड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट Br प्लस एज योर इलेक्ट्रोफाइल एंड यहाँ पे आपको मिलेगा FeBr4 माइनस। ओके, सो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ध्यान से समझिए आपने क्या किया? आपने Cl प्लस को बेंजीन के ऊपर अटैक करवाया एंड दैट Cl प्लस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज़ नथिंग बट योर इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ? बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये लेविस एसिड कैटलिस्ट एंड डार्क में हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पे उन्होंने आगे क्या बोला है? दैट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ आयोडीन इज़ रिवर्सिबल। ओके, ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद आयोडीन इज़ रिवर्सिबल, ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, सो एक बार आपको मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे सपोज आपने क्या किया है? आपने लिया है एरोमेटिक यानी आपका बेंजीन लिया है। ठीक है,
अभी आपने बेंजीन लिया है, इसमें क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, जो कि आप डायरेक्ट हैलोजनेशन मेथड पढ़ रहे हो। सो यहाँ पे क्या होगा, I2 आएगा। अभी I2 आने के बाद सपोज़ आप रिएक्शन कर रहे हो तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल बन जाता है। क्यों रिवर्सिबल हो जाता है ये रिएक्शन, क्योंकि आपको मिलता है आयोडोबेंजीन प्लस यहाँ पे आपको मिलता है HI, एंड दिस HI इज़ नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये वापस से इसको रिड्यूस करके वापस से आपको बेंजीन बना के दे देगा। तो ऐसा हम लोग को चाहिए क्या, नहीं, हम लोग क्या चाहिए कि हमारा रिएक्शन जो है वो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए। कहाँ जाए वो, हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे द कैटलिस्ट दैट इज़ नथिंग बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3 एंड HiO4। ओके, क्या यूज़ करेंगे, या तो आप HNO3 यूज़ करो या तो आप HiO4 यूज़ करो। दीज आर ऑल नथिंग बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लोग क्या करेंगे, सो ये लोग आपके इस HI को कन्वर्ट कर देंगे I2 में, और जब आपका HI I2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो मतलब आपका ये जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा, और हाई हो जाएगा तो यहाँ पे ली-चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होगा और आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इंस्टेड ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे रिवर्सिबल साइन हट जाएगा और आपको सिंगल हेडेड एरो मिलेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन मूव करेगा। ओके, ये कब होगा, जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे तब होगा। ओके, सो इसीलिए अगर आप आयोडीनेशन कर रहे हो बेंजीन का, दैट इज़ डायरेक्ट हैलोजनेशन, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, दैट दिस F2 बीइंग हाईली रिएक्टिव फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ओके, सो ये याद रखिएगा कि जो हमारा फ्लोरीन है वो हाईली रिएक्टिव है और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर नहीं करते बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। अभी सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में आता भी है ये। सो यहाँ पे देखते हैं अभी सैंडमेयर रिएक्शन को इन डिटेल। ओके, सो इन्होंने क्या बोला है, अराइल हैलाइड्स आर मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। अभी ये सब क्या बोल रहे हैं ये लोग, सो चलो देखते हैं हम लोग कि ये सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। सो व्हाट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, अभी सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना है आपका एनिलीन। ओके, एनिलीन लेने के बाद आपको लेना है NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और आपको मिलेगा बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। ओके, क्या मिलेगा आपको, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिलीन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी इसमें आपको ऐड कर देना है क्या, इसमें आपको ऐड करना है Cu2Cl2 और वी कैन से Cu2X2 ऐड करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन। ओके, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन, और यही हम लोग को एज अ प्रोडक्ट चाहिए था। ओके, सो यही हम लोग को एज अ प्रोडक्ट चाहिए था और ये हम लोग को मिल गया, दैट इज़ हैलोबेंजीन हम लोग को एज अ प्रोडक्ट चाहिए था। सो याद रखिए आप, सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग को हैलोबेंजीन मिलता है एज अ प्रोडक्ट, या फिर अराइल हैलाइड मिलता है एज अ प्रोडक्ट। अभी चलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली मैकेनिज़्म क्या हो रहा है यहाँ पे, इन डिटेल देखते हैं यहाँ पे। So when NaNO2 reacts with HCl at 0 degree Celsius, it gives us what, HNO2. So HNO2 को अगर मैं ओपन करके लिखूंगा तो it will look like this. ओके, सो ये हमारा क्या है, HNO2 है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे होता है प्रोटोनेशन। अभी ये प्रोटॉन कहाँ से है, क्वेश्चन आएगा, तो ये प्रोटॉन आ रहा है HCl, दैट इज़ एसिड से आ रहा है। ओके, सो एसिड ने क्या किया, H प्लस दे दिया। अभी H प्लस दे दिया तो क्या हो जाएगा, अभी ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिलेगा दिस,
सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ओके, अभी पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे सिंस ऑक्सीजन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मतलब क्या कि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये अनस्टेबल है। क्या है ये अनस्टेबल है। इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, सो इसको वापस से इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, सो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो हम लोग को मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सो विल गेट N डबल बॉन्ड O which is carrying positive charge, okay, and that is unstable, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रो सोनियम आयन। ओके, सो नाइट्रोसोनियम आयन बन गया अभी ये आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब क्या कि दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, चलिए देख लेते हैं ये किसके ऊपर अटैक करेगा। सो यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है N डबल बॉन्ड O की विच इज़ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका एनिलीन, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका एनिलीन है विच इज़ कैरिंग लोन पेयर, ओके, नाइट्रोजन का लोन पेयर। अभी क्या हो जाएगा, अभी ये इस पर अटैक करेगा। अब ये इस पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, आफ्टर दैट अटैक विल गेट दिस एज आवर प्रोडक्ट। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। सो इसीलिए कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। बट नाइट्रोजन ओरिजिनली कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। तो इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज मतलब नाइट्रोजन विच इज़ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज़ अनस्टेबल। ओके, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। सो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी उसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देना पड़ेगा। ओके, सॉरी, उस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देना पड़ेगा। ओके, सो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को, उसके बाद क्या होगा, सो उसके बाद हम लोग को मिलेगा प्रोडक्ट जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए। सो यहाँ पे नाइट्रोजन, ओके, और ये उसके ऊपर एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक अगेन नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, करेक्ट, और इसका लोन पेयर वापस आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया। क्यों, क्योंकि अभी ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड। सो कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है। सो 3 बॉन्ड बना रहा है। अभी क्या हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा। सो ऑक्सीजन मेरा क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो मतलब नेगेटिव चार्ज, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच, तो अगेन ये अटैक करेगा इसके ऊपर अटैक करने के बाद अगेन ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे इस बॉन्ड में। ओके, सो यहाँ पे इस बॉन्ड में ये आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है नाइट्रोजन के बीच में। कैसे, देखिए यहाँ पे, इसको मैं ज़रा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। सो विल गेट दिस एज आवर प्रोडक्ट, ये एक नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन के बाद अगेन डबल बॉन्ड N के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन मेरा और ये हाइड्रोजन, ठीक है, यही हो रहा है। ऑक्सीजन क्या किया, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और ये इसका लोन पेयर अभी वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, H+ आएगा, प्रोटोनेशन। ओके, क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोटोनेशन कर रहे हैं। सो प्रोटोनेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अभी आफ्टर दैट प्रोटोनेशन विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट, N डबल बॉन्ड N, प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अभी अगेन ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या होगा, यहाँ से वाटर को निकालना पड़ेगा। सो वाटर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, सो वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N
और ये जो N है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन ही तो लेके गया ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर इसका लोन पेयर ऑलरेडी जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अभी नेक्स्ट ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और हम लोगों को ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और हम लोग क्या मिल जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। सो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, सो दैट्स वाई कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, सो इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। इसके ऊपर इसका खुद का लोन पेयर वैसे का वैसा ही रहेगा। सो समझा आई होप आप लोगों को। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? सो बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था NaNO2 प्लस HCl से। आप देख सकते हैं NaNO2 रिएक्ट्स विथ HCl फॉर्म्स HNO2, दिस HNO2 अगेन प्रोटोनेशन हो रहा है। प्रोटोनेशन के बाद क्या हो रहा है? मेरा H+ जो है वो ऑक्सीजन को अटैच होता है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे अगेन वाटर का एलिमिनेशन हुआ, फिर हम लोगों को नाइट्रोसोनियम आयन मिला जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? बॉन्ड बनाता है हमारे अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके साथ। एंड आफ्टर दैट पूरा मैकेनिज्म फॉलो होने के बाद हम लोग को एंड में क्या मिलता है? हम लोगों को डायएजो बेंजीन मिल रहा है, ठीक है, या फिर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ओके। ये N2+ है और यहाँ पे एक हैलोजन आ जाएगा विच इज़ कैरिंग नेगेटिव चार्ज, इसको स्टेबल बनाने के लिए। सो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ओके। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये बेसिकली सैंड मेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हलाइड्स आर कंसिडरेबली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, ओके। यानी अल्केन्स के कंपेयर में इनका जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हलाइड इज डिटरमाइंड बाय पोलैरिटी ऑफ द CX बॉन्ड एज वेल एज द साइज ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे अल्काइल हलाइड का वो किससे डिटरमाइन होता है? बाय द पोलैरिटी ऑफ आवर CX बॉन्ड, दैट इज कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ओके, एंड एज वेल एज द साइज ऑफ आवर हैलोजन एटम्स। चलिए अभी देखते हैं इसको डीप में कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। सो फर्स्ट है यहाँ पे नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ओके। सो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब क्या कि जो मेरा कार्बन है और जो मेरा हैलोजन है उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर उनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो कैसी है, ठीक है। सो उसको हम लोग डीप में समझते हैं यहाँ पे। सो अगर मैं लिखूँगा कार्बन और ये मेरा हैलोजन है। सो कार्बन और हैलोजन में आप लोगों को पता ही होगा कि दिस हैलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है ये? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब क्या करेगा? वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। सो ज़्यादा खींचेगा तो क्या हो जाएगा? इट विल कैरी डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अभी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अभी ये डेल्टा मतलब क्या? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ओके। सो मतलब जो मेरा अल्काइल हलाइड है या फिर अराइल हलाइड है उसमें क्या हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और हैलोजन के ऊपर क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, हमेशा, ओके। सो इसीलिए हम लोग इस बॉन्ड को क्या बोल सकते हैं? दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस बॉन्ड इज नथिंग बट पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा है? ये बॉन्ड पोलार कोवैलेंट बॉन्ड है, ओके। और इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पे बोल सकते हैं? दैट आवर अल्काइल हलाइड्स आर मॉडरेटली पोलार कंपाउंड्स, ठीक है। दे आर व्हाट? दे आर मॉडरेटली पोलार कंपाउंड्स। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है साइज ऑफ द हैलोजन एटम इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, हेंस द CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, ओके। क्या हो रहा है? हैलोजन एटम का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है। सो इसीलिए जो कार्बन हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, लेंथ है, वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हैलोजन का साइज़ बढ़ेगा तो मेरा जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगा ही, ओके। सो इसीलिए सबसे बड़ा साइज़ किसका है? आपको पता ही होगा, जो मेरा आयोडीन है उसका साइज़ सबसे बड़ा है। सो इसीलिए उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, okay, when we will compare the bond between carbon and
आयोडीन। ओके, और वही अगर हम लोग कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड कंपेयर करेंगे तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू Ci बॉन्ड लेंथ के। ओके, फिर उसके बाद कौन आएगा, CCl आएगा, उसके बाद CF आएगा, यानी सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, सो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा CF का, और सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, कार्बन और किसका, I का। ओके, Ci बॉन्ड का। क्यों, क्योंकि साइज़ बड़ा है हैलोजन में I का, और फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, जिसका साइज़ जितना बड़ा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने एक और क्या बोला है, द CX बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके, द CX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द हैलोजन। मतलब क्या, मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ ऑर्डर तो Ri इज़ ग्रेटर देन Rbr इज़ ग्रेटर देन RCl इज़ ग्रेटर देन Rf, और वही अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी Rf इज़ ग्रेटर देन RCl इज़ ग्रेटर देन Rbr इज़ ग्रेटर देन Ri। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा, ओके, कार्बन और हैलोजन जो है उसके बीच में जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा यानी बॉन्ड जितना लंबा, उसको तोड़ना उतना ईजी होगा। ओके, जैसे लकड़ी जितनी बड़ी होगी उसको तोड़ना उतना ही आसान होता है, सेम वैसे ही बॉन्ड भी जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। ठीक है, और वही अगर हम लोग दूसरा कंसेप्ट ले बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो जस्ट बॉन्ड लेंथ का अपोजिट कंसेप्ट अप्लाई होगा, यानी लकड़ी जितनी छोटी उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। सो इसीलिए यहाँ पे जो Rf का बॉन्ड है वो क्या है, वो शॉर्ट है, और वो शॉर्ट है तो इसलिए उसको ब्रेक करना क्या रहेगा, टफ रहेगा, और इसीलिए उसका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। ओके, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। ओके, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रीजन भी दिया है उन्होंने, दिस इज बिकॉज एज द साइज ऑफ p orbital of halogen increases, okay, size of what, p orbital of halogen increases, the p orbital becomes more diffused and the extent of overlap with orbital of carbon decreases। okay, यानी जैसे जैसे मेरे हैलोजन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसके p orbital का भी साइज क्या होता है, बढ़ता है, जिसके वजह से मेरा जो कार्बन है और जो मेरा हैलोजन का p orbital है उसके बीच में जो ओवरलैप है वो क्या होता है, वो कम होते जाता है, और इसीलिए उसका जो बॉन्ड है वो वीक पड़ते जाता है। ठीक है, सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ CX बॉन्ड्स आर गिवन इन टेबल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल में दिया है उन्होंने। सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, फर्स्ट अगर हम लोग CH3F को देखेंगे सो उसका बॉन्ड लेंथ 139 दिया है, और वही अगर मैं लास्ट वाला यानी CH3I को कंपेयर करूँगा तो उसका बॉन्ड लेंथ 214 दिया है, मतलब उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो साइज़ है I का बड़ा है और F का साइज़ छोटा है। ठीक है, तो अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। सो तोड़ना उतना मुश्किल होगा तो क्या होगा, उसको एनर्जी ज़्यादा लगेगा। करेक्ट, सो उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो इसीलिए उसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, और जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ओके, उसको तोड़ना उतना आसान, उसको एनर्जी उतना ही कम लगेगा, इसीलिए यहाँ पे इसका वैल्यू 234 है, इसका वैल्यू 452 है। ठीक है, और यहाँ पे ये डायपोल मूवमेंट यानी पोलैरिटी उसकी कंपेयर की है, वो भी आप देख सकते हो। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है। सो बॉन्ड लेंथ सबसे कम CH3F का है और बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा CH3I का है। ठीक है, सो इसीलिए इसको तोड़ना इजी रहेगा। ओके, मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है और इसको तोड़ना टफ रहेगा, मतलब इसका बॉन्ड क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अगर बॉन्ड वही एनर्जी को भी की भी बात कर लेते हैं हम लोग। सो इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी रहेगा दैट इज़ फॉर CH3I, इसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगा, इसका बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू लो रहेगा यानी सबसे कम रहेगा, और इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड टफ है यानी इसको तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इज, देख लेते हैं। सो बिकॉज हायर पोलैरिटी, ओके,
अल्काइल हैलाइड के केस में, एंड हायर मॉलिक्यूलर मास, ओके, यानी हैलोजेंस का क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। विद इन अल्काइल हैलाइड्स फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन, यानी हैलोजन का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, दैट इज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे अल्काइल हैलाइड्स का बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन। सो यहाँ पे मैं एक लाइन में लिखता हूँ कि क्या होगा, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक मास किसका, हैलोजन का बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा उनके बीच में, ओके। कैसे, जब साइज उनका बढ़ेगा। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एज द atomic mass of halogen increases, the van der Waals force of attraction increases between the molecule because the size is also increasing, okay, and mass of halogen is also increasing. So thus the boiling point of alkyl halide decreases in the order Ri, then Rbr, then RCl, then Rf, okay. So for example, यहाँ पे example दिया है हम लोगों ने, आप देख सकते हो यहाँ पे आयोडीन है, उसका साइज़ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, आई का साइज़ बड़ा है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आप देख सकते हो 315 है, और फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, उसका एटॉमिक मास कम है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, ओके। सो आई होप आपको इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, फॉर द गिवन हैलोजन बॉइलिंग पॉइंट राइजेज विथ इंक्रीजिंग कार्बन नंबर, यानी जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार्बन था, कितना कार्बन है यहाँ पे एक कार्बन है, तो इसका 248 है, यहाँ पे 1 2 3 4 दैट इज़ 4 कार्बन है, तो इसका 351 है बॉइलिंग पॉइंट, ओके। यानी एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड also increases, or we can say as the atomic mass of our halogen increases the boiling point of our alkyl halide also increases, ठीक है। now next, for isomeric alkyl halides boiling point decreases, remember boiling point क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, with increased branching as surface area decreases ऑन ब्रांचिंग एंड वैन डर वाल फोर्स इट डिक्रीजेस। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग क्या हो जाएगा हमारे अल्काइल हैलाइड में, ब्रांचिंग इन अल्काइल हैलाइड इंक्रीजेस, द सरफेस एरिया डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और क्या हो जाएगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या, देखो यहाँ पे कि सपोज ए और बी है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या पड़ गया है, वीक पड़ गया है। सो वो अगर वीक पड़ गया है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा या टफ होगा, इजी होगा। इजी होगा मतलब मुझे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा या कम एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, कम ही एनर्जी में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी थोड़ा सा मैंने इसको हीटिंग प्रोवाइड किया, ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा। सो इसीलिए मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या रहेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड वीक था, ठीक है। क्यों वीक था, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक था, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रांचिंग है क्या, नहीं है, तो ब्रांचिंग नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 375। वही अगर यहाँ पे जस्ट एक ब्रांचिंग हम लोगों ने क्या किया, बढ़ा दिया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तुरंत डिक्रीज हो जाता है, दैट इज 364। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया और इनडायरेक्टली वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम हो गया, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। सो टर्शरी के केस में तो जो इसका सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो गया है, इसीलिए इसका जो बॉन्ड है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वीक हो गया है, तो इसीलिए इनको ब्रेक करना ईजी है। सो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग को कम मिलता है, दैट इज 346,
ओके देख सकते हो आप, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 375 है, वही टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 346. दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज द ब्रांचिंग हैज़ बीन इंक्रीज्ड एंड द सरफेस एरिया हैज़ बीन डिक्रीज्ड एंड ड्यू टू दैट द वैन डर वाल्स फोर्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ओके नाउ लेट्स प्रोसीड टू सॉल्युबिलिटी. अब ये सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हो रहा है ये देख लेते हैं हम लोग. सो सॉल्युबिलिटी मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा जो अल्काइल हलाइड है वेदर इट विल बी वाटर सॉल्यूबल और नॉट. सो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा अल्काइल हलाइड है इट इज़ मॉडरेटली पोलर. ओके हम लोगों ने ये पहले डिस्कस किया था स्टार्ट में लेक्चर के. एंड दीज आर insoluble in water. Why they are insoluble in water? Because they are unable to form hydrogen bonds with water. ओके वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहे वाटर के साथ, ये एक रीज़न है. दूसरा रीज़न क्या है कि जो हमारा अल्काइल हलाइड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है. मतलब क्या, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव. इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दिस इज स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके क्या है ये स्ट्रांग है. नेक्स्ट आपका जो अल्काइल हलाइड है, अब इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं पा रहा है. ओके सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं पा रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है तो इसीलिए ये वाटर में सोल्यूबल होगा क्या, ये वाटर सोल्यूबल होगा क्या, नहीं होगा. ठीक है क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं पा रहा है वाटर के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं बना पा रहा है. और दूसरा रीज़न क्या है कि इनके खुद के बीच में ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप है. ओके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, हमारे दो अल्काइल हलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल है. और क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसका उल्टा बोलेंगे हम लोग कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल है. क्या है ये, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल है. ओके नाउ नेक्स्ट अगर वही बात करें हम लोग अराइल हलाइड्स की, तो अराइल हलाइड्स आर ऑल्सो इनसॉल्यूबल इन वाटर. ओके बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. मतलब सेम जैसे हमारा अल्काइल हलाइड इनसॉल्यूबल है वाटर में, वैसे ही हमारा अराइल हलाइड भी क्या है, वाटर में इनसॉल्यूबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, वो सॉल्यूबल है. ओके एंड इफ अराइल हलाइड्स आर नॉट modified by presence of any other functional group, they show properties similar to corresponding alkyl halides. Okay so यहाँ पे मैं अराइल हलाइड्स को कंपेयर कर रहा हूँ. सो देखो ध्यान से यहाँ पे, सो अराइल हलाइड्स का आइसोमेरिक फॉर्म ले रहा हूँ मैं. सो सपोज यहाँ पे है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पे मैंने लिया है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और यहाँ पे मैं लिया है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. ओके सो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन केल्विन कितना मिलता है मुझे, 453, इसका है 446 और इसका कितना है 448. ओके सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने देख लिया है दैट अराइल हलाइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, दे बिहेव लाइक अल्काइल हलाइड्स एंड दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका, अराइल हलाइड्स का. सो यहाँ पे मैंने आइसोमेरिक फॉर्म्स लिया है अराइल हलाइड्स का, दैट इज़ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, जिसमें उनका बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हो सिमिलर है. ओके क्वाइट सिमिलर है. वही अगर जब हम लोग उनका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं इन केल्विन्स, तो मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा वेरिएशन देखने में मिलता है. यानी आपको ऑर्थो का मिलता है मेल्टिंग पॉइंट 256 केल्विन और आपको मेटा का मिलता है 249 और आपको पैरा का मिलता है 323. ओके सो ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ पे आपको ये हाई वैल्यू मिल रहा है. ओके सो ऐसा क्यों कि ये हाई क्यों मिल रहा है, ये एक्सेप्शन क्यों दिखा रहा है. सो रीज़न है इसका बिकॉज जो मेरा पैरा क्लोरोबेंजीन है, ओके पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये सिमेट्रिकल है. आप यहाँ से अगर मिरर पास करोगे तो आप देखोगे कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है अपर पार्ट और जो इसका लोअर पार्ट है वो दोनों क्या है, सिमिलर है. ओके सो क्या बोलेंगे हम लोग कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. ओके क्या है,
सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो क्या हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इट कैन बी इजीली पैक और वी कैन से closely packed in the crystal lattice, okay, and as a result the intermolecular force of attraction are stronger in para dichlorobenzene, okay, and therefore greater energy is required to overcome its lattice energy, ओके क्या हो रहा है यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में इंटरमोलिकुलर वो स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से उसको ब्रेक करना टफ है। ब्रेक करना टफ है मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा उसके लटाइस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। सो इसीलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो केल्विन में कितना आता है, हाई आता है, ओके, एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा के। ठीक है, आई होप आपको इतना समझा रहेगा। अभी नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन दिस। सो द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, इसको ऑर्डर करना है, अरेंज करना है। सो क्या दिया है यहाँ पे, ब्रोमोफॉर्म बोला है, फिर उन्होंने बोला है क्लोरोमीथेन। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म मतलब CHBr3, क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl, डायब्रोमोमीथेन। ओके, सो डायब्रोमोमीथेन यानी CH2Br2 और ब्रोमोमीथेन यानी CH3Br। ओके, अभी ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो फ्लोरीन का साइज़ क्या है, छोटा है। ओके, फ्लोरीन का साइज़ यहाँ पे छोटा है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन के, एज़ कंपेयर टू ब्रोमीन के, एज़ कंपेयर टू आयोडीन के। सो ये सीक्वेंस है जिसमें इसका साइज़ क्या है, हाई है, और इसका साइज़ क्या है, लो है। सो यहाँ पे अरेंज करते हैं हम लोग। सो ऑब्वियसली Br टॉप पे आने वाला है, क्लोरीन एकदम एंड में आने वाला है। सो CH3Cl को एकदम कॉर्नर में लिख देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे अरेंज करते हैं। सो CHBr3, क्योंकि Br का 3 वहाँ पे क्या है, एटम है, इसलिए वो टॉप पे जाएगा। उसके बाद आएगा मेरा CHBr2। ओके, क्या आएगा उसके बाद, CHBr2। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सॉरी CH2Br2। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा CH3Br। ओके, सो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, CHBr3 इज ग्रेटर देन CH2Br2 इज ग्रेटर देन CH3Br इज ग्रेटर देन CH3Cl। ठीक है, सो ब्रोमोफॉर्म, देन कौन आया हमारा, डायब्रोमोमीथेन, उसके बाद कौन आया, ब्रोमोमीथेन, और उसके बाद क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्योंकि Br जो है उसका साइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन के, और यहाँ पे पहले वाले में क्या हो रहा है, ब्रोमोफॉर्म में 3 Br है, यानी उसका साइज़ ऑब्वियसली बड़ा रहेगा। ओके, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आएगा CH2Br2, उसके बाद कौन आएगा, CH3Br, उसके बाद कौन आएगा, CH3Cl। ओके, सो आई होप आपको इतना समझा रहेगा। थैंक यू सो मच।